इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, 4 और 5 नंबर 2 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास एक थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है 600 किलोवाट की, और या 4 है, मतलब उसकी जो वोल्ट है वो क्या है, 4000 वोल्ट, ये उसकी पावर दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि वहाँ से उस पावर प्लांट से 20 किलोमीटर दूर जो है कस्टमर्स के पास वो जो है पावर ले जाया जा रहा है। मतलब उसको 2 तरह से ले जाया जा सकता है, या तो केबल के थ्रू ले जाया जा सकता है, या तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू ले जाया जा सकता है। मतलब कंटिन्यू ट्रांसफार्मर रख के ले जा सकता है, ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके, या लॉन्ग वायर एक कनेक्ट करके, जैसा कि यूजुअली हम यूज़ करते हैं, जैसा यूज़ होता है वो करके ले जा सकते हैं केबल के थ्रू। ठीक है, और केबल क्या है, केबल के बारे में बोल रहा है कि जो केबल है वो क्या है, रजिस्टिव है, प्योरली रजिस्टिव है, और ट्रांसफार्मर क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं। ठीक है, पावर फैक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब दोनों को ले जा रहे हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा रहा है प्लांट में। ठीक है, प्लांट से जैसे जो पहला ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो कि पावर को अप करता है, और इस तरह से कनेक्टेड होके स्टेप अप देन स्टेप डाउन अल्टरनेट, इस तरह से कनेक्टेड होके वो कहाँ तक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लास्ट में यूज़ होता है, कहाँ पर, जहाँ पर पावर सप्लाई कंज्यूम होनी है कस्टमर्स को जो मिल रही है। ठीक है, तो वहाँ पर लोअर वोल्टेज के लिए उसको रखा गया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है इफ़ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड विद अ केबल ऑफ रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर किलोमीटर, मतलब इतना जो है केबल का रेजिस्टेंस जो दे रखा है 0.4 ओम है पर किलोमीटर में, इज यूज द पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो जो पावर डिसिपेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन के टाइम पर वो हमें कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में बोल रहा है इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफार्मर्स अज्यूम दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल, सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 1:10 है। इफ़ द पावर टू द ट्रांसफार्म कंज्यूमर हैज़ टू बी सप्लाइड एट 200 वोल्ट, मतलब अगर जो कस्टमर्स को 200 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, और उसमें जो टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न है वो 1:10 है, तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉयल में क्या होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, या स्टेप अप के लिए दिया है 1:10 होगा, तो स्टेप डाउन के लिए कितना करना पड़ेगा अगर उनको 200 वोल्ट का सप्लाई देना है। ठीक है, तो वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम पहले सेकंड वाले को कर लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सा हमारे पास है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 को सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं जो पावर होता है ट्रांसफार्मर का स्टेप अप के लिए, फॉर स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप के लिए देखें तो क्या होता है, वो जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं एन एस सेकेंडरी, एन एस क्या है, सेकेंडरी कॉयल में जो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ठीक है, और एन पी है जो है प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो ये इक्वल होता है हमारा वी एस बाई वी पी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आई एस बाई आई पी, तो यहाँ पर उसकी बात की नहीं जा रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एन एस बाई एन पी की वैल्यू में कितना दिखा है 1/10, तो ये इसकी वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, ये होगा 1/10, और ये इक्वल होगा वी एस बाई वी पी के। तो वी एस की वैल्यू तो हमें दी नहीं रखी है, लेकिन वी पी की वैल्यू हमें बताई गई है। वी पी की वैल्यू जो सप्लाई की जा रही है वो कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पावर दे रहा है कितना है 4000। ठीक है, तो हम ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 4000। सो यहाँ से आ जाएगा ये इक्वल वी एस इक्वल आ जाएगा हमारे पास 40,000। ठीक है, 40,000 वोल्ट, ये वी एस आ गया। जो पावर स्टेप करने के बाद जो पावर बनता है, वोल्टेज होगा, वो कितना होगा, 4000 को कितना कर रहा है, वो 40,000 में कन्वर्ट कर रहा है। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास लेट से फर्स्ट आ गया इक्वेशन। अब स्टेप डाउन के लिए लिखेंगे, तो स्टेप डाउन के लिए सेम इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, फॉर स्टेप डाउन, क्योंकि इसके जस्ट बाद अल्टरनेट में क्या लगा है, स्टेप डाउन लगा है ट्रांसफार्मर, और इस तरह से सीरीज में कनेक्ट होके ये जो है यहाँ तक पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेप डाउन के लिए होगा, तो वो हो जाएगा एन पी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉयल और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉयल, ये इक्वल होगा हमारा वी पी बाई वी एस, वी पी बाई वी एस के। सो यहाँ से आ जाएगा ये, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है एन पी बाई
एन एस, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यही हमें निकालना है, एन पी बाई एन एस क्या होगा, तो एन पी बाई एन एस ये आ जाएगा हमारे पास। वी पी की वैल्यू क्या है, वी पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40,000। क्यों, वी एस की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, लेकिन ये स्टेप अप के लिए था, तो स्टेप अप के लिए था, तो स्टेप डाउन के सामने जो सेकेंडरी कॉयल के सामने इसका आएगा, इसका जो सेकेंडरी होगा इसके प्राइमरी के सामने होगा, तो ये इसके लिए होगा, तो इसके लिए होगा 40,000, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा वी एस, पावर सप्लाई कितना दे रहे हैं कस्टमर्स को, वो दे रहे हैं कंज्यूमर्स को 200 वोल्ट, ठीक है, तो 200 आ जाएगा जो कि सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास फाइनली, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एन पी बाई एन एस जो रेशियो आ रहा है वो आ जाएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200/1, ये हो जाएगा 200/1, मतलब रेशियो आ रहा है 200:1 का। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन देखेंगे तो जो ए ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह हम फोर्थ नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 4 नंबर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होगा। 4 नंबर को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम जानते हैं जो पावर होता है ये क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, वी आई के। ट्रांसफार्मर के केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा I जो होगा, I इक्वल टू हो जाएगा P/V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पावर हमें पता है कितना है उसका, उसका दे रख 600 वाट दे रखा है, तो 600 ये इंटू हो जाएगा 1000, क्योंकि किलो वाट दिया है, 600 किलो वाट दिया है, तो वोल्ट कितना देख रहा है, 4000 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा करंट जो उसमें फ्लो हो रही है वो आ जाएगी हमारे पास 150 एम्पियर की, ठीक है। सो टोटल रजिस्टेंस इसमें दे रखा है, क्योंकि क्या दे रखा है कि रजिस्टेंस उसका कितना है, 0.4 है, रजिस्टेंस क्या बोल रखा है, 0.4 किलो ओम है, वो ओम है पर किलोमीटर में, 0.4 ओम होता है 1 किलोमीटर में, जो पूरा रजिस्टेंस है वो कितना स्प्रेड है, वो है 0.4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल रजिस्टेंस आएगा 20 किलोमीटर, क्योंकि वायर है हमारा 20 किलोमीटर दूर सप्लाई ले जा रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा हमारे पास R इक्वल्स टू लेट से कैपिटल R, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू कितना दूर ले जा रहे हैं उसको, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 8 ओम के इक्वल, ठीक है। सो जो पावर डिसिपेट होगा, ठीक है, पावर डिसिपेट होगा, पावर डिसिपेट हो रहा है जो, वो आ जाएगा हमारे पास हीट के फॉर्म में, वो आ जाएगा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर के, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, P इक्वल्स टू हो जाएगा, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली है 150 का होल स्क्वायर इंटू आर मतलब 8 ओम। सो ये आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो 180 किलो वाट, ठीक है। सो हमारे पास 180 किलो वाट पावर आ गया है। तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में हमसे पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज की यूनिट में हमें निकालना है, ठीक है। डिसिपेशन इन परसेंटेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा P इक्वल्स टू हो जाएगा परसेंटेज लॉस जो है, लॉस एक्चुअली निकालना है, ठीक है, पावर लॉस निकालना है हमें, तो परसेंटेज लॉस निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। परसेंटेज लॉस जो होगा, टोटल पावर हो गई इतना, तो परसेंटेज इतना पावर लॉस हो रही, तो परसेंटेज में कितना लॉस होगी, वो आ जाएगी हमारी 180 डिवाइड बाई हो जाएगा 600, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में तो ये आ जाएगा हमारा 30%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 30%, परसेंट यहाँ पर पहले से लगा है, तो 30% हमारा ये राइट आंसर होगा, ठीक है। According to question, a point charge Q is moving in a circular orbit of radius capital R in xy plane with angular velocity omega. This can be considered as equivalent loop carrying steady current of q omega upon 2 pi. Uniform field, magnetic field along z axis is now switched on, which increases at a constant rate from 0 to b in 1 second. Okay, so we can consider that the rate of change of magnetic field means dv over dt is equal to b. Okay, because change in magnetic field in 1 second is b. So assume that radius of the orbit remain constant, so that is also
given that the radius of the loop is remain constant. The application of magnetic field induced an EMF in the orbit, and the induced EMF is defined as work done by induced electric field. Okay, so that is the induced electric field in moving a unit positive charge around a closed loop. Okay, so when the magnetic field changes, there is a induced EMF in that loop, and due to that induced EMF or induced electric field will do work for moving a positive charge. Okay, so for orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to angular momentum with proportionality constant lambda. Okay, so now we have to find the magnitude of induced electric field. Okay, we have to find induced electric field in orbit at any instant of time during the time interval of magnetic field change. Okay, so we have to find the induced electric field. So let's consider that is the xy plane. Okay, that is the x and the y, and in that xy plane, that is the loop, and the radius of loop is capital R. Okay, according to question, magnetic field is increasing in that region, and the direction of magnetic field in z direction means magnetic field is the out of the plane. Okay, which is increasing. Okay, magnetic field is increasing, and according to question, the rate of change is constant and changing 0 to b in 1 second. So we can say dB upon dt is equal to b. Okay, so induced electric field is equal to close integral E induced dot dl vector is equal to d phi over dt. Okay, d phi is the magnetic flux that is changing in that region. Okay, and dl is the element taken at that loop. Okay, so that is the dl. So, and the electric field. Okay, electric field is the tangential direction. So at each point, electric field uniform at that loop. Okay, at each point, because as we know that induced electric field is uh, in form of closed loop, so at each point of that loop, electric field will be uniform. So we can say E into close integral dl vector is equal to d over dt. The flux is equal to ba, and the a is the area, so we can say magnetic field b, and the area pi capital R square. Okay, and the integration of dl, the element for complete loop, that will be equal to total length of the loop, that is 2 pi capital R, that is equal to pi R square, because according to question the radius of loop is constant, so R is constant, dB over dt. Okay, so we will get induced electric field E is equal to pi R square upon 2 pi R into dB over dt. Okay, so E is equal to R upon 2 dB upon dt, that is equal to B. Okay, so the final relation will be equal to B R by 2. That is the magnitude of induced electric field. So according to that, which option is correct? According to that, option B is correct. हेलो एवरीवन, ये जे एडवांस 2013 का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का क्वेश्चन है और इसमें दिया क्या गया है, थोड़ा लेंथी, एक बार पढ़ लेते हैं। पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। देखो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें एक पॉइंट चार्ज क्यू मूव कर रहा है। ठीक है, आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट से अगर पॉइंट चार्ज क्यू मूव कर रहा है तो आपको क्या है जो इसने खुद ही ऑलरेडी बताया है, बट अगर आप चाहो तो खुद से भी निकाल सकते हो कि जो करंट होगा आई, वो इस बात पर डिपेंड करेगा, वो होता है क्यू बाई टी। तो क्यू अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से करंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। देखो करंट की डिफिनेशन ही यही होती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज
का रेट निकल रहा है, मीन्स 1 सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है, यही होता है करंट। तो अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो वो इतना करंट जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस इज स्विच्ड ऑन, मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच ऑन कर दिया है, विच इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट रेट फ्रॉम 0 to B in 1 second, यानी कि dB/dt is equals to B. It is given here. Okay. Assume that the radius of the orbit remains constant. The application of the magnetic field includes an EMF in the orbit. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। The induced EMF is defined as the work done, ये सब इंफॉर्मेशन दी गई। इसके बाद मेन बात उसने बताई है कि जो M होता है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम विद अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लैम्डा, यानी जो इंफॉर्मेशन दी हमें, M जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, उसने ये पूछा कि द चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि m इज इक्वल टू लैम्डा एल बताया। अब आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, या सबसे पहले आप l की वैल्यू रख देते हैं, तो l की वैल्यू कितनी होती है, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है m ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों ने mvr भी पढ़ा होगा ट्रांसलेशन मोशन के लिए। तो रोटेशनल में v की वैल्यू कितनी होती है, r ओमेगा, तो वही हमने यहाँ रख दिया, तो ये आ गया, ठीक। तो ये हो जाएगा m ओमेगा r स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा m विल बी इक्वल्स टू, देखो लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया गया है, m भी कांस्टेंट ही होगा ब्लॉक का, ओमेगा ही चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने से, और रेडियस उसने ऑलरेडी बताया है कि आपको एज्यूम करना है कि नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर आपको डेल्टा m पता करना है तो आपको सीधा सा क्या क्या चाहिए होगा, आपको ओमेगा चाहिए, डेल्टा ओमेगा चाहिए होगा, और डेल्टा ओमेगा तो आपको पता ही होगा क्या होता है। डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू होती है, इट इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इट इज इक्वल्स टू QB/2M, या इसको ऐसे लिखते हैं Q क्रॉस B बाई 2M, ये होता है डेल्टा M की वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि B जो है वो परपेंडिकुलर है, तो Q क्रॉस B कितना हो जाएगा, QB हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डेल्टा M की जो वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी वो हो जाएगी माइनस लैम्डा टाइम्स M इंटू QB बाई 2M इंटू आर स्क्वायर। ये क्या होगा, इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, M से M कैंसिल, लैम्डा बी क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, निगेटिव साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो चेंज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर आपने लेंज डायरेक्शन पढ़ा, लेंज लॉ पढ़ा होगा तो सेम ही है, तो उसको यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो आपका आंसर कितना होगा, ये जो दिया गया है ये आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच।